नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं जैव विविधता और उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। 10th बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, रीड के हिसाब से देखा जाए तो इसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है रीड सिलेबस में, जैव विविधता। तो उसकी दृष्टि से भी यहाँ से प्रश्न पूछने के चांसेज है। आइए बात करते हैं कि इस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम जैव विविधता के स्तर पढ़ेंगे और जैव विविधता के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। इसमें प्रजाति विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता पढ़ेंगे। उसके बाद हम जैव विविधता वैश्विक यानी विश्व लेवल की जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जैव विविधता पढ़ेंगे और तप्त स्थल कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और भारत के प्रमुख 3 तप्त स्थल हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर लौटते हैं जैव विविधता का महत्व। तो जैव विविधता का महत्व जो है वो आर्थिक महत्व, औषधीय महत्व, पर्यावरणीय महत्व और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व पढ़ेंगे। और जैव विविधता पर संकट की बात करें तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, प्राकृतिक आवास का विखंडन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, है ना। इसके अलावा और देखा जाए तो भौतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन, कृषि वानिकी में व्यवसाय प्रवृत्ति, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अंधविश्वास, अज्ञानता। ये 8 प्रकार के ऐसे पॉइंट पढ़ेंगे जिससे हम देख पाएंगे कि जैव विविधता किस प्रकार संकट में है। फिर बात करेंगे हम जैव विविधता का संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर, राष्ट्रीय प्रयास और जैव विविधता संरक्षण के विधियां। आइए बात करते हैं सबसे पहले जैव विविधता किसे कहते हैं। देखिएगा, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी की जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। 3 पॉइंट ध्यान रखने। जीव जंतुओं में क्या क्या पाई जाएंगी? विभिन्नता, यानी जीव जंतुएं अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। उनकी विषमता, उनकी कार्य प्रणाली अलग अलग होगी। और पारिस्थितिकी की जटिलता, वो पारिस्थितिक तंत्र में पर्यावरण किस प्रकार रहते हैं, इस आधार पर इनमें जितनी भी विभिन्नता होती है उसे कहा जाता है जैव विविधता। जैव विविधता को सामान्य शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हम पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी, जीव जंतु देखते हैं और सभी प्राणी एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये जीवों में विविधता है। इसके आधार पर ही पादप बहुत सारे देखते हैं, पादप भी, सभी पादप एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये पारिस्थितिकी या फिर ऐसे कह सकते हो वनस्पतिक विविधता होती है। लेकिन यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में। अब जैव विविधता के जो स्तर है, मुख्य रूप से 3 स्तर बताए गए हैं। पहला स्तर होता है प्रजाति विविधता। देखिए, प्रजाति विविधता का अर्थ क्या होता है? जीवों का ऐसा समूह जिसके सदस्य दिखने में एक जैसे हो और प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हो, उसे तो कहते हैं प्रजाति। प्रजाति किसे कहेंगे? जीवों का एक समूह होगा जो कि प्रजनन करके संतान पैदा करेगा, उसको कहेंगे प्रजाति। तो प्रजाति अनेक प्रकार की है, जैसे मानव प्रजाति, घोड़ों की प्रजाति, है ना, कुत्तों की प्रजाति, हिरणों की प्रजाति। तो प्रजाति तो बहुत सारी होती है, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहलाती है। यानी कोई भी एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की अनेक सारी प्रजातियां मिलेगा आपको, और उनको समूह के रूप में क्या माना जाता है? प्रजाति की विविधता। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की मापिक इकाई होती है। यानी कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होता है, वहां पर प्रजाति विविधता जितनी अधिक होगी, वो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन उतना ही अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता का क्या अर्थ होता है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवांशिक इकाई जीन, देखो जीन के कारण जो विविधता पाई जाती है उसको कहा जाता है आनुवांशिक विविधता। ठीक है, यह विभिन्नता एक प्रजाति के विभिन्न जनसंख्या समूह के मध्य अथवा एक जनसंख्या के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाई जाती है। बहुत सारी जनसंख्या हो या थोड़ी जनसंख्या हो, उनके मध्य पाई जाने वाली जो आनुवांशिक विविधता है, ठीक है, किसी भी प्रजाति के सदस्यों में आनुवांशिक विभिन्नता जितनी अधिक होगी, उसके विलुप्त होने का खतरा उतना ही कम होगा। देखिए, इसका कारण क्या हुआ कि किसी भी प्रजाति हो या कोई भी जाति हो, कोई भी जीव जंतु हो, उन जीव जंतुओं के समूह के अंदर जितनी ज्यादा विविधता पाई जाएगी, कौन सी? आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता का अर्थ होता है कि किसी न किसी जीन के कारण उसके अंदर पाई जाने वाली विविधता, और जीन की वजह से प्रत्येक प्राणी में अलग अलग क्षमता होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता अलग होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्न आपदाओं को झेलने की क्षमता अलग अलग होती है। तो जितनी ज्यादा आनुवांशिक विविधता पाई जाएगी, उतनी ज्यादा वो संख्या या जीव जंतुओं की वो प्रजाति सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगी। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव जंतुओं की परस्पर उनके पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटकों से अंतःक्रिया से निर्मित तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। सबसे पहले तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ हुआ कि बहुत सारे प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो पर्यावरण के अजैविक घटकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। अजैविक घटकों से अंतःक्रिया कैसे? जैसे ऑक्सीजन है तो वो श्वसन के रूप में O2 लेते हैं, है ना, पेड़ पौधे पत्तियों को खाते हैं, ठीक है, और भी मृदा है या जो भी है, तो बहुत सारे अजैविक घटक होते हैं, उनके मध्य और जंतुओं के मध्य परस्पर क्या होती है? क्रिया होती है। इसे कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक तंत्र पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदान, पहाड़, मरुस्थल, नम भूमि, समुद्र, जल, घाटी, उष्णकटिबंधीय वन। ये ऐसे वन होते हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं।
देखिए ये जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हमें जैव विविधता से संबंधित पता होनी चाहिए। कहाँ से कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए वैश्विक जैव विविधता की बात करें, यानी पूरे वर्ल्ड की जैव विविधता, तो इस जैव विविधता में देखो इसके अनुसार पृथ्वी पर जीवों की संख्या जो है वो 50 से 30 लाख प्रजातियां पाई जाती है। 50 से 30 लाख प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 17 से 20 लाख प्रजातियों की अभी पहचान हम कर पाए हैं। तो बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है जिनकी पहचान करना अभी बाकी है। और यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में देखें तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा जैव विविधता संपन्न राष्ट्र मिलेगा आपको। ये ऐसा क्षेत्र है भूमध्य रेखा जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता सघन पाई जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं जैव विविधता कम होती जाती है, ठीक है, तो वैसे वैसे कम हो जाती है। वनस्पतियों की दृष्टि से मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया काफी धनी पाए गए हैं, जहां 2/3 वनस्पति प्रजातियां, केसुरी की प्रजातियों के 30%, कीटों की 90% प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है, जिनके क्षेत्र का प्रति क्षेत्र का लगभग 7% है। भूमध्य रेखा पर इतनी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है कि पूरी धरती पर पाई जाने वाली जैव विविधता का लगभग 7% आपको कहाँ मिलेगा, भूमध्य रेखा पर मिलेगा। देखिए भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि जो वहां पर जो वर्षावन होते हैं, तो वर्षावन में वहां का जो मौसम है वो मौसम इस तरह का होता है कि वहां अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। इस वजह से भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा जीव जंतु की प्रजातियां उपस्थित होती है। तो हमें यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि वैश्विक दृष्टि से कौन से क्षेत्र में जैव विविधता का मात्रा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। तो हमें ध्यान रखना भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जैव विविधता की मात्रा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। आइए बात करते हैं भारत की जैव विविधता। तो देखिए भारत ने भी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जैव विविधता से समृद्ध राष्ट्र है। हमारे देश में भी बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है और भारत विश्व की भूमि का 2.4% है सिर्फ, ठीक है। और जैव विविधता के हिसाब से देखा जाए तो 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है भारत में, ठीक है, क्योंकि लगभग सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र यहाँ मैदान है। जैसे घास के मैदान, ये एक पारिस्थितिक तंत्र है, ये भी यहाँ भारत में मौजूद है। उष्ण वर्षावन, शीतोष्ण वन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, नदी घाटी, द्वीप, मरुस्थल नदी आदि, और कृषि के हिसाब से भी भारत 7वें स्थान पर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत भी एक जैव विविधता से संपन्न राष्ट्रों में की श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं जैव विविधता तप्त स्थल। देखिए ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के एग्जाम से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जैव विविधता तप्त स्थल का क्या तात्पर्य है, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट भी कहा जाता है इसको। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है ऐसा क्षेत्र, तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता होती है, तो जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। भाई धरती पर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, बहुत अधिक जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है, तो उसे कहा जाता है जैव विविधता तप्त स्थल, ठीक है। अब वर्तमान में जो पूरे वर्ल्ड में 34 जैव विविधता तप्त स्थल उपस्थित है पूरे विश्व में। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि पूरे विश्व में कितने जैव विविधता तप्त स्थल है, तो हमें ध्यान रखना है पूरे विश्व में 34 जैव विविधता तप्त स्थल अभी तक मौजूद है। अब जैव विविधता तप्त स्थल है उसको घोषित करने के लिए क्या शर्तें आवश्यक है। कोई भी क्षेत्र होगा वहाँ अनेक सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उसको हम जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करें या नहीं करें, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहली शर्त यह है कि क्षेत्र में विश्व की कुल जनसंख्या का 0.5% से अधिक प्रजातियां वहां उपस्थित होनी चाहिए। कितनी, 0.5 प्रतिशत वहां उपस्थित होनी चाहिए पूरे विश्व की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां, अब स्थानबद्ध प्रजातियां क्या होती है ये भी बताऊंगा आपको। तकरीबन 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां वहां होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त क्या है कि उस क्षेत्र का मूल आवास का 70% भाग मानवीय गतिविधियों के कारण उजड़ चुका हो, यानी वहां का भाग जो है बहुत ज्यादा खतरे में है। मानव अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के कारण उस क्षेत्र का विनाश किया जा रहा है, मानवीय गतिविधियों से क्षेत्र के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा हो, यानी वहां पर मानवीय गतिविधियों के कारण संकट उत्पन्न हो गया हो। और पहली शर्त क्या है, 0.5% वहां विश्व की प्रजातियों की विविधता पाई जानी चाहिए और लगभग 70% भाग वहां पर उजड़ चुका हो, तो ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्थानबद्ध प्रजातियों से क्या तात्पर्य है। देखिए वर्ड जो है शब्द को पकड़िए, स्थानबद्ध यानी एक ही स्थान के अंदर बंद, ठीक है। जैसे कोई टापू है या कोई एक क्षेत्र है जहां पर सिर्फ वो एक ही जीव पाया जाएगा, अन्य कई जगह वो जीव नहीं मिलेगा, तो वो स्थान के अंदर बंद माना जाएगा, स्थानबद्ध प्रजाति है। तो ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, अर्थात जिनका विवरण और विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है। क्या होती है, जिनका विवरण और विस्तार एक सीमित क्षेत्र में, कोई एक टापू है या कोई भी एक जंगल है, वो जाति वहीं पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, तो वो कैसी प्रजाति कहलाएगी, स्थानबद्ध प्रजाति कहलाती है। जैसे बात करें लेमूर, लेमूर नाम का जो प्राणी है वो एक स्थानबद्ध प्रजाति है। क्यों है, क्योंकि मेडागास्कर के द्वीप तक ही सीमित है और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा।
किसी प्रजाति की स्तनबद्धता का मुख्य कारण होता है क्षेत्र की जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियां आदि। इसका क्या तात्पर्य देखें, इसका तात्पर्य है कि कोई भी जीव है वहां स्तनबद्ध क्यों है, उसका कारण है वहां की भौगोलिक स्थितियां, वहां का जो वातावरण है वो उसके लिए सुटेबल होता है, इसलिए वो वहीं पर रह सकता है, कि अन्य जगहों पर नहीं। और अन्य प्रजातियों के साथ में उसका पारस्परिक संबंध, अगर अन्य प्रजातियों के साथ में अच्छा संबंध है तो वो प्रजाति वहीं रहेगी, अन्यथा वहां से गमन कर जाती है। स्थानबद्ध के सीमित विस्तार के कारण उनके विलुप्त और संकट होने की संभावना अधिक होती है। अब ये एक ही जगह पे पाई जाती है, इसलिए इन पे खतरा भी ज्यादा होता है। ठीक है, अतः इनके संरक्षण के लिए हमें आवश्यकता होती है। डोडो पक्षी जो मॉरिशस एक द्वीप के स्थान पर प्रजाति थी, देखो डोडो पक्षी नाम सुना होगा, जो कि विलुप्त प्रजाति है। डोडो पक्षी विलुप्त प्रजाति में आती है। ये मॉरिशस के एक द्वीप पर थी जो कि स्थानबद्ध थी, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण डोडो पक्षी आज खत्म हो गया, विनाश हो गया, विलुप्त हो चुका है। इस डोडो पक्षी की जो खोज है वो 1658 में हुई थी, किंतु उस द्वीप पर मानवीय गतिविधियां बढ़ने के कारण विलुप्त हो गया। भारत में उत्तरी पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती है, भारत में भी है। तो ऐसे भारत के कौन से क्षेत्र है जहां पर जैव विविधता पाई जाती है? तो पूरे विश्व के जैव विविधता तपस्थलों के बारे में हमने पढ़ा कि पूरे विश्व में जैव विविधता तपस्थल है वो कितने होते हैं? 34 होते हैं। जैव विविधता तपस्थल घोषित करने की हमने शर्तें भी देख ली। अब इनमें से हमारे देश भारत में कौन कौन सी जैव विविधता तपस्थल पाए जाते हैं? तो हम बात करते हैं ये भारत के जैव विविधता तपस्थल। तो भारत के जैव विविधता तपस्थल कौन सा? पहला है पूर्वी हिमालय जैव विविधता तपस्थल, यानी नाम से ही पता चल रहा है हिमालय। हिमालय एक बहुत ही घना और जैव विविधता संपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय का असम, देखिए असम राज्य ये भी इसके अंदर शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, है ना, ये राज्य आते हैं इसके अंदर। और हिमाचल पर्वत श्रृंखला असीम जैव विविधता से संपन्न है। इसमें अब कुछ जीव पाए जाते हैं, उनके नाम बताता हूँ मैं आपको। हिमालय तहर, सुनहरा लंगूर, हुलोक गिब्बन, पिग्मी हॉन्ग, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ और डॉल्फिन। ये जीव जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं कौन से जैव विविधता तपस्थल में? पूर्वी हिमालय जैव विविधता तपस्थल। भारत के कुल 3 जैव विविधता तपस्थल है, जिसमें से पहला है पूर्वी हिमालय। अब देखिए जो गंगे डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में मुख्य रूप से पाई जाती है, ये गांगे डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। गांगे डॉल्फिन हमारा क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन। दूसरा तपस्थल लेते हैं पश्चिमी घाट जैव विविधता तपस्थल। तो पश्चिमी घाट जैव विविधता तपस्थल क्या है? भारत के पश्चिम तट से लगा हुआ पश्चिम घाट जैव विश्व का एक प्रमुख जैव विविधता तपस्थल है। ये केरल राज्य सम्मिलित करता है। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु की प्रजातियां होती है। यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य जीव जैसे मालाबार गंधविलाव, एशियाई हाथी, मालाबार ग्रेन हॉर्नबिल, नीलगिरी तहर, मेकाक बंदर आदि। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मेकाक बंदर भारत के कौन से तप्त स्थल से संबंधित है? तो हमें ध्यान रखना है पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल। आखिर में बात करते हैं इंडो वर्मा जैव विविधता तपस्थल। तो यहाँ पर देखिए ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी एशिया में चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया में फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ अनेक प्रकार की वनस्पति, जीवधारी जीव, उभयचर, मछली प्रजातियां उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर भारत के जैव विविधता तपस्थल, विश्व के जैव विविधता तपस्थल, इनके बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जैव विविधता का महत्व। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।